सीखेंगे कि हमने इनको सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे पास we start with the Fredholm integral equation of second kind in the equation। ये अगर आप देखें ये हमारे पास सेकंड काइंड की फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। इसमें अगर ये एफ ऑफ एक्स नहीं होता था तो फिर ये फर्स्ट काइंड बन जाती थी। तो हमारे और एफ ऑफ एक्स इस साइड पे होता था बल्कि ये यू ऑफ एक्स नहीं होता था। तो हमारे पास जो है वो इसको हमने सॉल्व करना है विद सेपरेबल कर्नल। अब सेपरेबल कर्नल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कोई कर्नल जो है के ऑफ एक्स वाई that can be written in the linear combination of functions of x and y। ये बेसिकली x से फंक्शन है और उनके लीनियर कम्बिनेशन में हमने लिख दिया। पहले हम जरा जनरल बात करेंगे कि किस तरह से किसी भी इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन को जनरल इक्वेशन हो तो कैसे सॉल्व कर। हमारे पास ये इक्वेशन है और ये उसका कर्नल गिवन है। डेफिनेटली हमने कहा था कि कर्नल जो है के जो है दैट विल बी अ नोन फंक्शन, यू इज अननोन फंक्शन विच वी हैव टू कैलकुलेट। तो यू की वैल्यू बेसिकली हमने निकालनी। तो वेयर ए आई एंड बी आई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ फंक्शन। ठीक है जी। तो ये ए जो है ए आईज जो है ये सारे एक्स के फंक्शन है और बी आईज जो है ये सारे वाई के फंक्शन है। अब क्या करें, ये के ऑफ एक्स वाई की ये वैल्यू उठाएं और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। जब आप इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप गौर से देखें ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है। तो जो एक्स का फंक्शन होगा वो कांस्टेंट ट्रीट होगा तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें हमने यहाँ पे ये अब एक स्टेप उसने स्किप किया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है के ऑफ एक्स वाई की जगह ये वैल्यू और ए कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू वाई तो उसको बाहर निकाल दिया। बस यहाँ पे ये दो स्टेप कंबाइन करके लिखे हुए, बेसिकली ये दो थे जो उसने एक बना के लिखा हुआ। ओके जी। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद ये है कि ये फंक्शन अब आपके पास टोटली बी वाई का फंक्शन है। ये भी वाई है, ये भी वाई है। तो ये जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट फिर कांस्टेंट है तो जब आप उसको सॉल्व करके लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और उस कांस्टेंट वैल्यू को नाम दे दिया है सी आई का। बाकी बिल्कुल वैसे कि वैसे हर चीज़ लिख दी है, इसकी जगह पे सी आई लिख दी है। जब आप अब चूंकि ये जर्नल है तो हम इसका सोल्यूशन तो नहीं ले सकते, उसको सपोज कर सकते हैं कि वो सोल्यूशन क्या आएगा, वो लेट से सी आई आ गया। ठीक है जी। तो ये सी आई हमने ये 10.2.3 इक्वेशन जो है यहाँ पे आपके पास आ। अभी हमने बेसिकली जो है वो u कैलकुलेट करना है, लेकिन ये जो सी आई है इसमें भी u इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो u को हमने एक जगह पे निकालना है। अभी हमारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, देयर इज मच वर्क व्हिच इज स्टिल रिमेनिंग। ओके जी। ये c की वैल्यू बता दी है कि c जो है वो बेसिकली इसके इक्वल। ठीक है जी। नाउ रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 10.2.3 इधर है जी 10. इस इक्वेशन को रीराइट करने लगे हैं और कैसे करने लगे जी। यू एफ एक्स लैम्डा आई सब्सक्रिप्ट की जगह पे के सब्सक्रिप्ट चेंज कर दिया है थोड़ा सा डिफर करने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू अभी हमने आगे दोबारा जाके सब्स्टिट्यूट कर। सी आई बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है कि सी आई क्या होगा। तो वो जो पीछे आई लिखा हुआ था ये जो सबमिशन में यूज हो रहे हैं इसको के से रिप्लेस कर दिया, नोटेशन जस्ट चेंज कर दिया, रीराइट ये किया। और अब ये सी आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास सी आई की वैल्यू ये है और ये आपके पास यू ऑफ एक्स आ गया।
अगर आप x की जगह पे y रिप्लेस कर दें पूरी इक्वेशन के अंदर तो u ऑफ y आपको मिल जाएगा। तो यहाँ भी y रिप्लेस करें, यहाँ भी y रिप्लेस करें, यहाँ भी y रिप्लेस करें, तो ये सारी आपके पास u ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी और ये u ऑफ y की वैल्यू इधर आप पुट कर दें। हम बेसिकली c ऑफ i की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये b i y हमें पता है कि ये क्या होगा क्योंकि ये नॉन फंक्शन है, ये नहीं पता तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के हमने ये सब्स्टिट्यूट कर। ओके जी, अब यहाँ से आप देखें जी क्या बनेगा जी। ये सम है दो फंक्शंस का, तो ये अलग अलग दो इंटेग्रल बना सकते हैं आप। बी आई वाई एफ ऑफ वाई एक अलग इंटेग्रल और प्लस लैम्डा टाइम्स समीशन सी के बी आई वाई ए के वाई डी वाई। सी के अब चूंकि कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो वो बाहर निकला यहाँ, ठीक है जी। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करते हैं तो f फंक्शन हम इसे कह देते हैं एफ आई कह देते हैं। आई की वैल्यू 1 के लिए कुछ और होगा, 2 के लिए कुछ और होगा, 3 के लिए कुछ होगा, एफ आई का नाम दे देते हैं इसको। और इसमें आई और के दो सब्सक्रिप्ट यूज हो रहे हैं तो इसे हम ए आई के का नाम दें इसको, ये हिस्सा। तो हमारे पास ये सोल्यूशन सी आई जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ आई प्लस लैम्डा समीशन सी के ए आई के, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास, ये उसका आंसर है। इस तरह से डील हो जाएगा जी। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? जी सर सुन रहे हैं। समझ भी आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओके अच्छा, अब ये एक टेंसर का रिजल्ट है, वेक्टर एंड टेंसर का। कि अगर हमारे पास क्रोनेकर डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहा हो और साथ में कोई वेक्टर जो है वो सिंगल इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो जो यहाँ पे डमी बन रहा है ये जे ख़त्म हो जाता है और आई जो है सबस्क्रिप्ट ए के साथ आ जाता है। ये आंसर होता है, अगर आपको याद हो टेंसर के स्टार्टिंग रिजल्ट में से ये एक रिजल्ट है बिल्कुल। तो इसको आप बेशक ओपन करके भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये समीशन लग जाएगा, जे के ऊपर डमी सुफिक्स के ऊपर समीशन लगता है, तो ये डेल्टा I1 A1 प्लस डेल्टा I2 A2 प्लस डेल्टा I3 A3। तो ये आपके पास जब I को आप 1 पुट करेंगे तो डेल्टा 1 1 A1 आ जाएगा और डेल्टा 1 1 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो ये AI के इक्वल प्रूव हो जाता है इस तरह से। टेंसर का ये एक रिजल्ट। अच्छा जी, ये हम रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, स्पेशली यहाँ पे AI के। ठीक हो गया जी। देखते हैं जी इसको कैसे अप्लाई करना है। देखिए ये एफ ऑफ आई जो है इधर रहने दें और एस को उठा के उस साइड पे ले जाएं। ये एक स्टेप स्किप है यहाँ पे, तो एफ ऑफ आई इधर ही रहने दें। ये सारी को ये सम वाला टर्म उठा के उस साइड पे ले जाएंगे तो एफ ऑफ आई जो है वो इक्वल आ जाएगा सी आई माइनस लैम्डा टाइम्स समीशन सी के ए आई के। अच्छा जी, तो इसके ऊपर अब जो है वो क्या किया है जी, ये आपके पास सी आई के ऊपर ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर, डेल्टा आई जे की जगह के लिखा है और सी के लिख दिया। ये देखें सी के लिख दिया है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अलग अलग कर दिया है, ये कॉमन ले लिया सी के को दोनों के साथ। और इधर जो है वो ए आई के लैम्डा भी है साथ में और ये समीशन दोनों साइड समीशन अप्लाई कर दिए दोनों का भी। अब यहाँ पे ज़रा अगर गौर से देखें तो इसको ऊपर समीशन लगाएं, के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, के की वैल्यू है 1 से लेकर n तक।
ठीक है जी। k की वैल्यू 1 से n तक है और i की वैल्यू भी 1 से n तक, ठीक है जी। अब यहाँ पे चूंकि ये जो सम है लेफ्ट साइड पे, ये किसके ऊपर है, ये थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये स्टेप डायरेक्ट किए हुए हैं। तो मैं आपको ये जो नीचे ये सारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें पहली इक्वेशन जरा डिटेल से समझाता हूँ कि ये कैसे है। देखिए ये टेंसर है, अब ये क्या है, ये टेंसर बन रही है और टेंसर नहीं सॉरी सम है। सम के ऊपर आप के ऊपर सम लगाना है आपने। ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक है। अब आप देखें पहले स्टेप में जब आप के ऊपर समीशन लगाएंगे, ये आएगा डेल्टा i1 माइनस लैम्डा ai1 c1 प्लस डेल्टा i2 माइनस लैम्डा ai2 c2 प्लस डेल्टा i3 माइनस लैम्डा ai3 c3 एंड प्लस सो ऑन, और एंड पे आ जाएगा डेल्टा in माइनस लैम्डा ai n cn इज इक्वल टू f ऑफ i। अब ये एक इक्वेशन बनी है। अब आपने क्या करना है, उस इक्वेशन के अंदर i को वेरिएशन देनी है 1 से लेकर n तक। जब आप i को 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। देखें कैसे बनती है, इसकी टर्म्स को देख लेते हैं। i को 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या था जी, पहली टर्म जो हमने पहले खोल रखी है उसमें क्या था, डेल्टा i1 माइनस लैम्डा ai1 c1 था। तो i को भी 1 रखें तो ये डेल्टा i1 हो जाएगा, डेल्टा 1 1 दैट इज इक्वल टू 1 होता है। क्रोनेकर डेल्टा व्हेन i इज इक्वल टू j होता है तो ये 1 होता है, उसकी वैल्यू ये 1 आ गई, माइनस लैम्डा ai1 आ गया और c1 आ गया। ये देखिए a1 1 c1, फिर प्लस डेल्टा 1 2 ये 0 होता है, माइनस लैम्डा a1 2 माइनस लैम्डा a1 2 c2 एंड माइनस आगे वाली सारी टर्म में ये 0 होता जाएगा, माइनस ही आता जाएगा, ये सब में माइनस है। और यहाँ पे i की वैल्यू 1 जब लेंगे तो ये f1 आ जाएगा। इसी तरह जब 2 पुट करेंगे तो फिर ये वाली इक्वेशन बनेगी, n पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन। अब ये आपके पास एक n बाई n का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। इसमें आपके पास n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और n ही अननोन्स हैं, ठीक है जी, c1 c2 cn तक। सर जी सर F2 में जहाँ पे वो लिखा हुआ है 1 माइनस लैम्डा a1 2, यहाँ पे 2 2 नहीं आएगा किधर, सर दूसरे वाली क्वेश्चन में F2 वैल्यू में यहाँ पे जी। अच्छा हाँ लेट मी चेक, जी बिल्कुल 2 2 आएगा, ये मिस्टेक है जी, बिल्कुल a2 2 आएगा, क्योंकि अगर ये a2 2 होगा तो ये 1 होगा ना, a भी 1 होगा, यहाँ a2 2 आएगा, a2 1 a2 2 a2 n, दैट्स राइट, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे n चल रहा है, ठीक है, थैंक यू जी फॉर करेक्शन। इसमें एक दो गलती हैं, मैं देख रहा था। अच्छा जी, अब ये आपके पास n क्रॉस n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया है। उसको सॉल्व करने का आपको पता है, इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लें और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर आपके पास 2 चांसेस होते हैं कि या तो नो सोल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो हम इनफाइनाइट सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन वाला वो देख लेते हैं, बल्कि यूनिक सोल्यूशन वाला हमें वो देखना है। तो हमारे पास ये जो बनेगा, इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनता है उसे हम डी ऑफ लैम्डा का नाम दे देते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा, उसका ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दिया है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा
तो फिर इसका यूनिक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, C1 C2 C3 की यूनिक वैल्यूज मिल जाएंगी। और अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो फिर या तो नो सोल्यूशन वाली बात होगी या फिर जो है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन। अच्छा जी, अब हमारे पास इट इज क्लियर दैट डी ऑफ लैम्डा इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये n डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा। देखें, ये जब आप डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो आपके पास अगर ये डायगोनल में देखें, इसको आप डेफिनेटली क्या करेंगे, इसको आप एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब भी आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब आप डायगोनल से नीचे लेट से सारी वैल्यू 0 बना देते हैं और फिर क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखें, इसमें भी लैम्डा है, इसमें भी लैम्डा है, इसमें भी लैम्डा है। ये n एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट में लैम्डा है। और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जो हाईएस्ट पावर लैम्डा की आएगी वो n आएगी। तो इसका मतलब है ये nth डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा इन टर्म ऑफ लैम्डा। जब उस पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करेंगे तो उसके n रूट्स आएंगे। हर रूट जो होगा वो उस इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा। उन रूट्स को नाम दे दिया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n का। विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस द लैम्डा I, ये I1 to up to n है, are called eigen values of the homogeneous integral equation associated with 10.2.1 जो पहली इक्वेशन ली थी। अब यहाँ पे आ जाएं जी, u of x is equal to this one। ये वो 10.2.1 इक्वेशन का रेफरेंस दिया है। The system will have unique solution if lambda is not equal to lambda I dot lambda is not equal to an eigen value। ठीक है जी। तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन उस वक्त होगा कि जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए। यही सिस्टम होता है ना। इसको अगर आप फंक्शनल एनालिसिस को रिकॉल करें, मुझे तो फंक्शनल आती नहीं है। आप फंक्शनल पढ़ ली हुई है या पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में? सर पढ़ ली हुई है। तो उसमें आप आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालते हैं, उसमें क्या कैसे होता है वो आपके पास वो होती है a माइनस लैम्डा I मॉडुलस इज इक्वल टू 0 रख के वो किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालते हैं आप। जी सर, वो लीनियर में हम करते होते हैं, मतलब इसी तरह से वो लैम्डास निकालते हैं और वो लैम्डास मतलब इक्वल नहीं होने चाहिए वरना फिर वो डायगोनलाइजेबल नहीं रहता और इस तरह से मतलब हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये वही है कि अगर आप ये इक्वल आ गए तो फिर वो नॉट इक्वल टू एन आइगन वैल्यू होगा, तो फिर आपको यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। ये वही डायगोनलाइजेबल वाली कोई है, मुझे इसका फंक्शन एनालिसिस का कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। अच्छा जी, अब हमने तो पहुंचना है CI की वैल्यू पे। आफ्टर सॉल्विंग द सिस्टम 10.2.7, ये आपका 10.2.7 सिस्टम था ये वाला। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे वी सब्स्टिट्यूट फॉर CI इन इक्वेशन 10.3, तो जो CI की वैल्यूज आएंगी हम वो इस इक्वेशन में आके सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद आपका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट, ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक फर्दर एक डेफिनेशन जो है वो डाल दी है रिजॉल्वेंट कर्नल की। पीछे हमने सेपरेबल कर्नल पढ़ा था, हर्मिशियन कर्नल पढ़ा था। रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होता है? रिजॉल्वेंट कर्नल बाज़ का ऐसा भी होता है कि हमें प्रॉब्लम गिवन होता है और कहा जाता है कि फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल। तो ये होता है ऐसा है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन हमें गिवन है, हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा कि हमारा जो कर्नल की जगह पे ये फंक्शन आ जाए। ये XY का फंक्शन था तो एक और फंक्शन आ जाए लेकिन वो XY और लैम्डा में हो, तो इसको हम, ये जो फंक्शन आता है इसको हम कहते हैं कि दिस इज रिजॉल्वेंट कर्नल।
ठीक है जी। तो अब हम इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल करते हैं, तो आप देखेंगे कि सी आईज हम उसमें से एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं। रिजॉल्वेंट कर्नल दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन, इसमें के ऑफ एक्स वाई की जगह पे अगर इसको हम लिख सकते हूँ कोई और फंक्शन गैमा ऑफ एक्स वाई एंड लेमडा। ये यू ऑफ वाई नहीं है जी, ये ख्याल रखना है, ये यू ऑफ वाई नहीं है, यहाँ पे एफ ऑफ वाई आ जाए। तो इसको हम कहते हैं कि ये रिजॉल्वेंट कर्नल होता है, ये वाला फंक्शन। अच्छा जी, ज़रा इस इक्वेशन को देखते हैं जी। सॉल्व फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड गिवन बाय दिस। अब आप देखें यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन हमने लिखी थी उसमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, दैट इज एक्स। ठीक है जी। यहाँ पे के ऑफ एक्स वाई था, के ऑफ एक्स वाई भी हमें गिवन है। यहाँ पे यू ऑफ वाई डी वाई था, वो क्या यू ऑफ एक्स, यू हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारा कर्नल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये सेपरेबल कर्नल है, हर्मिशियन या दूसरी टाइप का नहीं है, ये सेपरेबल कर्नल है। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये सेपरेबल कर्नल है हमारे पास। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने ये बता दिया है कि दिस इज अ सेपरेबल कर्नल, वी फॉलो द जनरल मेथड। सबसे पहले क्या है जी, हमने ये कर्नल पुट कर दिया उसमें, बल्कि पुट ही है, तो इनको अलग अलग कर दिया। एक्स अलग हो गया, प्लस लेमडा 0 to 1, लिमिट अब हमें गिवन है एक्स वाई स्क्वायर यू ऑफ एक्स वाई प्लस लेमडा 0 to 1 एक्स स्क्वायर वाई यू वाई। अब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक्स बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास यू ऑफ एक्स बन गया एक्स प्लस लेमडा एक्स दिस प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर दिस। अब इस इंटेग्रल को C1 का नाम दे दिया और इस पूरे इंटेग्रल को C2 का नाम दे दिया। ठीक है जी, तो ये हमने पुट कर दिया x प्लस लेमडा एक्स C1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर C2। C1 और C2 की वैल्यू नीचे लिखनी है कि C1 इज इक्वल टू दिस एंड C2। हमारा अब काम क्या रह गया है कि हमने C1 और C2 की वैल्यूज निकाल के यहाँ पे पुट कर देनी है, तो हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो C1 C2 जो है वो U की फॉर्म में है, हमें U की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें X फॉर्म Y की फॉर्म में चाहिए, बल्कि ये Y की फॉर्म में चाहिए। सेपरेबल कर्नल है तो ये हमारा आंसर Y में आएगा। तो ये C1 C2 हमें Y की फॉर्म में चाहिए, U की फॉर्म में नहीं चाहिए। ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लें जी, हमारे पास u ऑफ x ये है, ये वैल्यू जो है दिस इज u ऑफ x। ठीक है, अगर आप हर जगह पे x की जगह y रिप्लेस कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके पास u ऑफ y आ जाएगा। u ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस लेमडा y C1 प्लस लेमडा y स्क्वायर C2 आ जाएगा। ये u ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी, और ये u ऑफ y की वैल्यू पहले इधर पुट करके हल कर लें और फिर इधर पुट करके हल कर लें। C1 में जब आपने पुट किया तो ये इक्वेशन बन गई, और C1 C2 जो है यहाँ पे आपके पास जो है वो कांस्टेंट ट्रीट हो जाएंगे, तो आपके पास C1 की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है जी, और C2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज। ओके ओके ओके, मैं ऐसा एक बंदा है बस, मोहम्मद सलीम हो गया जी, लोग हैं टाइम पे आया करेंगे यार। ओके अच्छा जी, अब हमने फ्रॉम 5 and 6, अगर आप
इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और C1 और C2 की वैल्यूज निकालनी है। देखें ये C1 वाली टर्म है, ये और ये C2 वाली टर्म है और ये कांस्टेंट है। आप जैसे मैट्रिक्स की इक्वेशन बनाते हैं उसी तरह बना लें। जी यहाँ से आप ये लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो C1 कॉमन जब लेंगे तो 1 माइनस, बल्कि इसको उधर ले गए, चले इसको C1 को उधर ले गए जी और ये 1/4 इधर ले आएंगे। तो ये आपके पास λ/4 -1 C1 बनेगा, λ/5 C2 बनेगा और इज इक्वल टू -1/4 बन जाएगा। फिर इसमें से आप देखेंगे तो ये 1/3 C1 बनेगा, 1/4 लैम्डा माइनस ये C2 उधर आएगा और 1/3 उधर चला जाएगा तो वो -1/3 हो जाएगा। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, आपने इनको सॉल्व करना है और यहाँ से C1 और C2 की वैल्यूज आ जानी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो इस इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेके उनसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। आप इसको जिस तरीके से मर्जी हल कर लें, क्रैमर रूल लगा दें आप इस पे जी इनको वो जैसे एलिमिनेशन मेथड होता है साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, वो लगा लें। C1 और C2 की आपने वैल्यू निकालनी है। इसने जो मेथड लगाया है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसने क्रैमर रूल लगाया है आई थिंक जी। इसमें क्या कौन सा ये भी वो होता है, इसको हम कहते हैं कंपेयरिंग रूल कहते हैं। कंपेयरिंग रूल ये होता है कि उसकी तरह ही डील होता है, ये क्रैमर रूल की तरह। देखें ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है डिटर्मिनेंट, इसकी पहले कॉलम में ये रिप्लेस किया, ये बन गया। फिर पहला कॉलम एज इट इज लिखा है और दूसरे कॉलम की जगह ये लिखा है तो ये बन गया। और तीसरी जगह पे ये इज इक्वल नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, इनको ये बुक में ही लिखा हुआ था, मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे इक्वल नहीं लिखना चाहिए था, ये इक्वल नहीं है। वैसे आप कमेंट लगा के ये 3 लिखें। अब होगा क्या, C1 डिवाइडेड बाई दिस करें इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बाई दिस करें इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई दिस करें। तो ये हमारे पास सॉल्व होते हैं, यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू निकल आती है। आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे वैल्यू निकल आएगी और इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो C2 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास C1 की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा निकल आई है और C2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकल आई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने चूँकि ये बेसिकली डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का, इसको हमने लिया हुआ है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमने यहाँ पे उसको बता दिया है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये C1 C2 की वैल्यूज हमने उठाई और यहाँ पे पुट कर ये इस इक्वेशन ये हमने पुट कर दी हैं, तो ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन है। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अगर आपने u ऑफ y निकालना है तो जहाँ जहाँ x है उसे उसकी जगह y रिप्लेस कर दें तो u ऑफ y आ जाएगा। तो ये अब आपके पास जो है वो सॉल्यूशन आ गया है। अब बाद प्रॉब्लम में ये देखें, ये लैम्डा हमारा जनरल है इस इक्वेशन के अंदर, ये लैम्डा। तो यहाँ पे बाद औक़ात लैम्डा की वैल्यू भी गिवन होती है 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह गिवन होती है। तो डेफिनेटली अगर वो वैल्यू गिवन होगी तो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन में लैम्डा भी नहीं आएगा, वो वैल्यू आ जाएगी जो इसमें दी हुई हो।
जी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, को बात समझ ना आई हो तो उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे को। सर आ गई है समझ, कोई मसला नहीं। जी सिंपल जो है वो ये कैलकुलेशन है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, सेकेंड वन प्रॉब्लम इज अगेन विद सेपरेबल कर्नल। लैम्डा की जगह लैम्डा है, बस एक चेंजिंग है कि अब यहाँ पे x का फंक्शन गिवन नहीं है, जनरल फंक्शन लेके हमने उसको डील करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि x एफ ऑफ एक्स जो जहाँ पे है वहाँ पे हमें जनरल फंक्शन ही लेके डील करना है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे सेपरेबल कर्नल है, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, इसको C1 पुट कर दिया, इसको C2 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास u ऑफ x की वैल्यू आ गई। यहीं से हम फिर u ऑफ y कैलकुलेट कर लेंगे, ये हम u ऑफ y कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वो C1 में पुट कर दिया, C2 में पुट कर दिया, तो हमारे पास जो है वो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा। उसको आप बेशक मल्टीप्लाई कर लें इसको 2 से और इसको 3 से, तो यहाँ पे आपके पास 3f1 और 3f2 बन जाएगा राइट साइड पे। तो ये जब आपके पास लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू -6 प्लस -4√3 आ जाए। ठीक है जी, यहाँ से आपके पास लैम्डा कैलकुलेट हो गया जी। तो लैम्डा इज नॉट, अच्छा अब अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देखें, जब लैम्डा निकाला है तो लैम्डा की आपके पास 2 वैल्यूज आई हैं। ठीक है जी, लैम्डा की 2 वैल्यूज आई हैं आपके पास थी, तो फिर आपने C1 C2 यहाँ से उसी पैटर्न पे निकाला है। C1 C2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f एंड लैम्डा आएंगी, f1 एंड लैम्डा 1, और यहाँ से आपके पास ये u ऑफ x आएगा। अच्छा यहाँ पे जो है वो रिजॉल्वेंट कर्नल भी निकाल दिया उसने, कि हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन बना है वो कुछ इस फॉर्म में बना है। इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुई। इंटीग्रेशन सॉल्व ना होने का मतलब है कि हमारा f अगर नोन होता तो फिर ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाती। अब f चूँकि अननोन है तो इंटीग्रेशन में आ रहा है, तो वो डेफिनेटली हमें नहीं पता कि उसकी इंटीग्रेशन क्या है, तो वो हमने f ऑफ y अलग कर दिया, और बाकी ये सारा फंक्शन जो है वो रिजॉल्वेंट कर्नल है हमारा, वो यहाँ पे निकाल के लिख दिया। ये डिवाइड भी हो रहा है ना बाहर, तो ये वाला सारे का सारा जो है वो रिजॉल्वेंट। इसको आप देखिएगा जी, तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन को ज़रा देखें, 5 मिनट के बाद हम दोबारा बात करते हैं। इसको देखें, जो बात समझ नहीं आई उसको डिस्कस करते हैं। 5 मिनट इसको देखें जी, सेकंड एग्जाम्पल। ओके सर। हाँ जी।
जी कुछ पल्ले पड़ा है जी। जी सर ये जो रिजॉल्वेंट कर्नल है मतलब इन्होंने एंड पे जाके निकाला, मतलब हमने अगर रिजॉल्वेंट कर्नल भी फाइंड करना है फिर भी हमें ये सारा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा। डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल आता कैसे है। रिजॉल्वेंट कर्नल आता है, ये डेफिनेशन देखते हैं रिजॉल्वेंट कर्नल की। रिजॉल्वेंट कर्नल देखें ना, ये बेसिकली हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन निकाला है। वो सॉल्यूशन क्यों ऐसे आया है कि हमें f जो है वो अननोन फंक्शन था। अगर यहाँ पे f नोन फंक्शन होता तो फिर तो ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाता। अगर f अननोन फंक्शन होगा तो फिर यहाँ पे f ऑफ y के साथ जो चीज़ आएगी सॉल्यूशन के अंदर वो रिजॉल्वेंट कर्नल होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये चीज़ बिल्ट अप होगी ना सर। तो मतलब ये जो उन्होंने दिया हुआ है f ऑफ y के साथ टर्म है, उन्होंने कहा है कि ये इन टर्म्स ऑफ x y और लैम्डा होगी, यानी कि एंड पे हमारा जो रिजॉल्वेंट कर्नल होगा वो इस फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर हमारे पास लैम्डा की कोई वैल्यू गिवन हो तो तब भी हम उसको रिजॉल्वेंट कर्नल लिखेंगे या लाजमी है कि वहाँ पे लैम्डा ही हो? वो नहीं, वो तो फिर डेफिनेटली फिर x y और मिसाल तो 3 गिवन है तो x y 3 हो जाएगा, फिर लैम्डा की जगह 3 आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, जब आप लैम्डा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देंगी तो फिर तो वो डेफिनेटली उस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा ना, जो भी वैल्यू हो। जी सर ठीक है। एनीवन, कोई और क्वेश्चन नहीं?
अच्छा जी, एग्जांपल 3 को देखें जी। एग्जांपल 3 इज अगेन विद सेपरेबल कर्नल है, और कर्नल क्या है, सॉल्व दिस वन। अब सॉल्व दिस वन है, एफ ऑफ एक्स जर्नल है, तो यहाँ से आप रिजॉल्वेंट कर्नल भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिजॉल्वेंट कर्नल भी हम निकाल लेंगे और सोल्यूशन भी डेफिनेटली। रिजॉल्वेंट कर्नल यूजुअली हम निकालते हैं उसी वक्त हैं जब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स जनरल फंक्शन होता है, अदरवाइज तो निकलता ही नहीं, ओके। तो सोल्यूशन आ जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। वही बिल्कुल सेम वे हमारे पास ये अब यहाँ पे सिंगल टर्म में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक ही टर्म में, प्लस वाली नहीं है। पिछली दोनों एग्जांपल में कुछ ऐड भी हो रहा था तो दो इंटीग्रल बन जाते थे। अब यहाँ पे डेफिनेटली एक ही इंटीग्रल बनेगा, सी की एक ही वैल्यू होगी। पिछली दोनों एग्जांपल में हमने सी की दो वैल्यूज कैलकुलेट की है, C1 और C2 सपोज करके, तो ये मज़ीद इजी हो गई। इसमें हमारे पास एक्स वाली टर्म बाहर आ जाएगी, साइन वाई यू वाई, और इसको हम अब C1 C2 की बजाय सिंपली C का नाम दे देते हैं, और C जो है वो इसके इक्वल है। अब ये u ऑफ x ये है, तो u ऑफ y क्या हो जाएगा, f ऑफ y लैम्डा साइन y इंटू C, और ये u ऑफ y की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दें, तो हमारे पास जो है वो C में साइन y और ये सारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये दो अलग अलग उसमें हो जाएगा, साइन y f ऑफ y डी वाई और प्लस लैम्डा C 0 से पाई साइन स्क्वायर y डी वाई। ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर y जो होता है वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होता है, लिमिट भी है, तो इसकी जब आप लिमिट लेंगे तो ये फाइनली सॉल्व होके ये पाई के इक्वल आएगा। ये आपने सॉल्व करना है इसको अलग से, तो ये पाई के इक्वल आ जाएगा। इस सारे को आप एफ नॉट का नाम दे दें, थोड़ा सा नाम डिफरेंट करना है, तो इसको आपने एफ नॉट का नाम दे दिया। C इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस लैम्डा C आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। और यहाँ से जो है ये वैल्यू उधर ले जाएंगे, लैम्डा C पाई वाली वैल्यू उधर ले जाएंगे, और फिर वहाँ से कॉमन लेके C की वैल्यू आपके पास एफ नॉट ओवर 1 माइनस लैम्डा पाई आ जाएगी, और वो वैल्यू उठाएंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपके पास ये सोल्यूशन सिंपल, ये सोल्यूशन आ गया। अब ठीक है जी, तो यहाँ से आप जो है वो रिजॉल्वेंट कर्नल भी निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लैम्डा ओवर 1 माइनस लैम्डा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपके पास जो है वो ये हमारे पास C की वैल्यू क्या आई है, इधर पुट करें जी, इसमें यहाँ इसको जी, हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल की क्या डेफिनेशन होती है। रिजॉल्वेंट कर्नल हमारे पास होता है जी, सोल्यूशन में u of x f of x plus lambda a to b, this is written as u of x f of x plus lambda this, then this is called। हमने करना क्या है जी, यहाँ से आप हमारे पास ये हमारे पास जो
हमारे पास ये बना है ना यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस, इसको ज़रा इकट्ठा करें जी, लेमडा ओवर 1 माइनस पाई लेमडा अलग करें और साथ में लिखें साइन एक्स एफ नॉट। ठीक है, अब वो डेफिनेटली ये जो एफ नॉट था वो हमारे पास बेसिकली एफ था जिसको हमने एक नया नाम दिया था, तो ये वही एफ ऑफ वाई है। ये आपके पास लेमडा की जगह पे लेमडा ओवर 1 माइनस पाई लेमडा आ जाएगा, लिमिट वही रहेगी और आपका जो है वो कर्नल था साइन एक्स साइन वाई और फिर एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपका जो रिजॉल्वेंट कर्नल बनेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड लेमडा, वो ये और ये मिला के ये आपके पास दिस इज इक्वल टू साइन एक्स वाई ओवर 1 माइनस लैम्डा। ये वाला लैम्डा तो कंपैरिजन में चला जाएगा ना, इसको आप अंदर ले जाएं क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन थी वो ये थी, जरा इसका ख्याल रखना है। हमारी जनरल इक्वेशन जो है वो इस तरह होती है, ये रिजॉल्व, हाँ ये देखिए हमारी जनरल इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, इधर लैम्डा होना चाहिए, इधर फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई और लैम्डा का, इधर यू ऑफ वाई होना चाहिए। तो वो यहाँ पे है लैम्डा ओवर 1 माइनस पाई लैम्डा, तो लैम्डा तो यहीं पे रहेगा, जो बाकी है वो अंदर चला जाएगा। ये वाला जो है आपके पास ये रिजॉल्वेंट करना, लेकिन फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, नो इश्यू। बट एग्जांपल नंबर 5 जो है उसमें बस ये है कि 2 इंटीग्रल बन जाएंगे चौथी एग्जांपल में, तो उसमें नो इश्यू। लेकिन जी ये 5वां प्रॉब्लम जो है ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, u इज इक्वल, अच्छा इसमें अब ये है कि ये इंटीग्रल इक्वेशन है फ्रेडहोम ऑफ फर्स्ट काइंड है, इसमें एफ ऑफ एक्स अगर आप देख रहे हैं तो नहीं, सॉरी फर्स्ट काइंड नहीं है सेकंड काइंड, क्योंकि फर्स्ट काइंड में इस साइड पे एफ ऑफ एक्स आता है सेकंड काइंड, लेकिन इसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 है, एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 लिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व करना है। वही आप बिल्कुल इसको देखेंगे, आपका कर्नल सेपरेट करेंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो इंटीग्रल में नहीं है एक्स वाले बाहर निकालेंगे, C1 C2 की फॉर्म में लिखा है आपने, ये u ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कॉस एक्स स्क्वायर C1 आपके पास ये है, C2 आपके पास ये है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास C1 को आप जब सिंप्लीफाई करते हैं तो u ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे जी, u ऑफ y यहाँ से आएगा आपके पास, ये यहाँ से u ऑफ y निकाल के इसमें पुट करेंगे, इसमें भी डेफिनेटली पुट करेंगे, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आपके पास जो है वो C1 ये आया, C2 ये आया, इसको हल किया पहले, फिर दूसरे को हल करेंगे तो इनकी वैल्यूज जो है वो इस पैटर्न पे आ जाती हैं। तो ये इंटीग्रेशन है, इसमें थोड़ी सी टफ है, फाइनल आपके पास जो इक्वेशन है वो ये बनती है। कैलकुलस यहाँ पे यूज़ होगी, जो जिसको एक हम कहते थे उसको हम कहते थे, फार्मूले का नाम क्या था, कैलकुलस के इंटीग्रल कैलकुलस में था, उसको हम कहते हैं, इस फार्मूले का नाम है एक, तो यहाँ पे रिकरेंट फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं, आसान सा नाम है इस फार्मूले को, मुझे आ जाएगा ये फार्मूला यूज हुआ है, रिडक्शन फार्मूला, सॉरी ये रिडक्शन फार्मूला यूज हुआ है, तो इसको आप देखिएगा जी, रिडक्शन फार्मूला यूज करेंगे और ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ से फिर उसी तरह से आप इसको सॉल्व करके इसको हल। तो जी ये सेक्शन हमारी तरफ से कंप्लीट है जी, कोई सवाल है तो आप पूछें जी।
डिस्कस कर लेते हैं। जी, एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन जी, कोई बात पूछने वाली हो तो बताओ। सर अभी जितना किया है ना उसकी समझ आ गई है, अभी खुद मतलब अपने हाथ से इसको सॉल्व करेंगे ना, जो एग्जांपल आपने हमें दिए हैं, तो फिर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है जी, इसको देखें। अटेंडेंस मुझे लगवाएं जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी क्लास को बता दें कि जो लोग एब्सेंट हैं मैं कॉन्टीन्यूसली नोट कर रहा हूँ, और इनके फिर सेशनल नंबर लगने हैं 10-10, 12-12, और फिर ये रोएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये बेशक जो लोग एब्सेंट हैं, अब आप देखें कि आपकी कितनी 56 की क्लास है, और उसमें से इस वक्त जो है वो 32 लोग प्रेजेंट हैं, 34 टोटल शो रहे हैं, 2 टैब मेरी खुली हुई हैं, तो 32 लोग बैठे हैं। तो 22 लोग जो हैं वो एब्सेंट हैं। फिर इनके नंबर लगने हैं 10-10, 12-12, और इन्होंने कहना साहब जी हमारा लास्ट सेमेस्टर है तो आप ज्यादती कर दी है, और ये वो सारा, दैट्स नॉट गुड। ये मैं इधर से, मैंने पिछली दफ़ा भी स्क्रीन शॉट आपको भेजे थे, मैंने कहा जी इनके अलावा कोई बंदा मुझे अटेंडेंस ना भेजे, तो ये मैं आज दोबारा स्क्रीन शॉट भेज रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इन्होंने ही सिर्फ मुझे अपनी प्रेजेंट भेजनी है। ये मैं आपको रिकॉर्ड के तौर पर ये भेज रहा हूँ, जो लोग प्रेजेंट हैं। जी, सब लोग मुझे अपनी अटेंडेंस भेज दें, और आप लोग जूम गूगल मीट को क्विट कर सकते हैं जी। थैंक यू। ओके सर।